रेजिस्टेंस अगर कम है तो धारा ज्यादा, तो आवृत्ति ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो धारा कम, आवृत्ति कम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट मींस प्रतिवर्ती धारा। तो कल क्या था, कल कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए हम क्या क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाए। और आज क्या है, जहां से हमने कल छोड़ा था आज क्लास को हम कंप्लीट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कर लिया था क्या, धारा का औसत मान। आज हम करेंगे धारा का वर्ग मध्य मूल मान। तो क्या क्या किया था कल, मैं एक बार बता देता हूं आपको। हमने प्रतिवर्ती वोल्टेज कल कर लिया था, उसके बाद प्रतिवर्ती धारा भी कर ली थी, ठीक है। प्रतिवर्ती वोल्टेज और प्रतिवर्ती धारा दोनों क्या थी, हमने कर ली थी। धारा का शिखरमान और वोल्टेज का शिखरमान ये भी हमने कर लिया था। आवर्तकाल भी मैंने समझा दिया था, आवृत्ति भी समझा दी थी। उसके बाद हमने क्या, धारा का मध्यमान कर लिया था। अब हम करेंगे आज धारा का वर्ग मध्य मूल मान। क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, धारा का मध्यमान और धारा का वर्ग मध्य मूल मान दोनों है, और दोनों से अच्छे से करने। क्या है, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है धारा का वर्ग मध्य मूल मान मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं आर एम एस, ठीक है, आर एम एस। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई आर एम एस। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्या है, आप धारा के क्या निकाल चुके हो, आप धारा का निकाल चुके हो मध्यमान। मध्यमान मीन्स आपने पहले निकाला था धारा का मध्यमान, मध्यमान ये निकाल लिया था। अब निकालना आपको धारा का वर्ग मध्य मूल मान। वर्ग मध्य मूल मान का मीन्स होता है, पहले आपने क्या किया, ये तो आपने निकाल लिया, धारा का मध्यमान आपने निकाल लिया, मीन्स धारा का AB एवरेज वैल्यू आपने निकाल ली। कल हमने ये डिफाइन कर ली, राइट। आज हमें निकालना है धारा का वर्ग मध्य मूल मान। उसका मीन्स होता है धारा है हमारे पास, ठीक है, फिर क्या, उसका वर्ग करो, वर्ग किया, फिर उसका मध्य निकालो, एवरेज निकालो, फिर उसका क्या करो, यहाँ पे बोल लिया ना रूट, फिर उसका रूट करो। ये होता है धारा का, देखो बोला है ना उसने, धारा का वर्ग करो फिर मध्य निकालो, वर्ग किया फिर मध्य निकालिए, फिर मूल का मीन्स फिर रूट निकालो उसका, तब हमारा क्या डिफाइन होगा, हमारा डिफाइन होगा आर एम एस। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये से मैं साफ कर देता हूँ, शायद समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम ये निकालने वाले हैं, ये निकालने वाले हैं, और कल आप ये निकाल चुके। अब आ जाओ कैसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या डिफाइन करना है, आपको पता है क्या होता है, और ये निकालते हैं हम कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल का मीन्स होता है, आपको पता है एक साइकिल हमारा कैसा होता है, साइकिल हमारा जो चलता है वो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और यहाँ पे आके एंड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, हाफ साइकिल होता है T/2, ये कल हमने पढ़ा था। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, फुल टाइम होता है T। तो कल क्या था, हम जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं हाफ टाइम के लिए, मीन्स अर्ध आयुकाल के लिए। और यहाँ पे जो निकालेंगे वर्ग मध्य मूल मान, वो निकालेंगे फुल टाइम के लिए, पूरे टोटल आवर्तकाल के लिए। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, वर्ग मध्य मूल मान मीन्स हमें निकालना है रूट आई स्क्वायर एवरेज। तो पहले क्या निकालेंगे हम, पहले हम आई स्क्वायर एवरेज निकाल लेंगे। आई स्क्वायर का एवरेज निकालने के बाद फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट कर देंगे, हमारा IRMS डिफाइन हो जाएगा, RMS। क्या है यहाँ पे, आप देखो, आपको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले क्या करना है हमें, आई स्क्वायर, देखो निकालते कैसे हैं इसे,
सिंपल सा निकालना है आपको, पहले निकालना है आपको आई स्क्वायर एवरेज। आई स्क्वायर एवरेज कैसे निकालोगे, क्या करोगे आपको पता है किसी का एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं टोटल जिसका भी एवरेज निकाला हो ऊपर ले लो और जो भी टाइम है टोटल वो नीचे ले लो। अब क्या है, टोटल कितना ले रहे हैं हम, टोटल ले रहे हैं हम यहाँ पे लेना हमें आई स्क्वायर लेना है और यहाँ पे लेना है टोटल टाइम क्या है 0 से t लगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपने क्यू का एवरेज निकाला था, क्यू का एवरेज ऐसे निकाला था आपने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो इसका मीन्स क्या था टोटल एवरेज और टोटल उसमें लगा टाइम। तो क्या कर सकते हो T2 माइनस T1 करके भी निकाल सकते हो, T2 कितना है T और T1 कितना है 0, या डायरेक्टली आप T भी रख दोगे, बात वही है, वैल्यू वही आएगी। तो क्या किया हमने, यहाँ पे टाइम कितना लगा ये, तो किसका एवरेज निकाले हो, आई स्क्वायर का एवरेज निकाल लें और तो क्या होगा टोटल आई स्क्वायर ऊपर ले लेंगे और टाइम नीचे ले लेंगे। तो कितने में निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं 0 से t टाइम पर, तो क्या कर देंगे हम इसका dt। तो ये होता है हमारा आई स्क्वायर का एवरेज। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे आई क्या है, आई इज इक्वल टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे तो टी को क्या करूँ मैं, टी को यहाँ पे मैं रूट यहाँ पे मैं बाहर ले लेता हूँ और मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसको 0 से t। यहाँ पे आप आई की वैल्यू लगा दो, जब क्या करोगे आई का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो आई नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसकी जगह आपको लिख देना है इसकी वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है आई नॉट का स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू को, कितनी वैल्यू है इसकी आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या करना है, अब सीधी सी बात है आपको आई स्क्वायर को भी क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन समाकलन उसका करेंगे जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो आपको पता है जो इसकी पीक वैल्यू है, जो शिखर मान है वो तो चेंज नहीं होता। मान लिया किसी के लिए यहाँ पे मान लो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मान लो 3 एम्पियर है, तो सीधी सी बात है ये धारा कितने भी टाइम तक बहती रहे ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन उसका करते हैं जो टाइम के साथ चेंज होता है। तो आई नॉट तो चेंज नहीं होगा, तो आई नॉट का स्क्वायर भी बाहर ले लिया हमने और टी भी बाहर ले लिया। हमें समाकलन करना ओनली किसका 0 से t टाइम तक, किसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे हमें इसका करना है। अब क्या है, आपको छोटा सा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, जब जिसको क्या है जो मैथ के स्टूडेंट है उनको आता है कि हम किसी का समाकलन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और जो बायो के बच्चे नहीं आता बस इतना याद कर ले, वो उसको इतना याद करना है कि आपने एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के, यहाँ पे ना स्क्वायर वाले का कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप इसको इस साइड ले जाओगे, इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहुंच जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कोस 2 थीटा, और जब 2 को इधर लेके आओगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा और इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसके नीचे लिख देता हूँ। तो सीधी सी बात है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब क्या है, हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब मैंने कल भी बताया था आपको कि थीटा का मीन्स चाहे आप थीटा लिख दो, कल निकाल के भी बताया था, चाहे इसकी जगह ओमेगा टी लिख दो। तो यहाँ पे थीटा के टर्म्स में नहीं है, यहाँ पे ओमेगा के टर्म्स में है, तो आप ओमेगा का यूज करें क्या, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, टी आ गया। यहाँ पे देखो कितना इंटीग्रेशन करना है 0 से t टाइम तक,
0 से t टाइम तक, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू को लिख देंगे। वैल्यू कितनी है इसकी, वैल्यू है इसकी 1 माइनस के कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ये। अब क्या करें, हम 2 को भी क्या करें, बाहर ले आए। जब 2 को बाहर ले आएंगे तो हम, क्योंकि हम इसे इजी करेंगे यार, दिक्कत नहीं आए इसका इंटीग्रेशन करने में, तो 2 को भी क्या कर लें, बाहर कर लें। तो क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 2t हो जाएगा। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t टाइम तक, किसका करना हमें, 1 माइनस के कोस 2 ओमेगा टी इसका। अब सीधी सी बात है, जब आप कंप्लीट साइकिल चलोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोस 2 ओमेगा टी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। कितनी वैल्यू होती है, कोस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंप्लीट साइकिल के लिए ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 1 बचा। और यहाँ पे आप dt मैंने लगाया नहीं, dt आप लगा सकते, ठीक है, dt आप यहाँ पे लगा सकते। ये हो गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो गई, ओवरऑल 0, तो यहाँ पे बचा हमारा ओनली 1। तो हम इसको लिख देंगे आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, और यहाँ पे हमारा कुछ बचा ही नहीं, ये तो 0 हो गया। तो हमारा यहाँ बचा, यहाँ पे क्या ओनली बचा हमारा 0 से t और 1 dt। अब यहाँ पे समझो, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन में जब वैल्यू 1 होती है तो उसका समाकलन जो आता है t आ जाता है। आपको बस सिंपल में याद रखना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है t, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इंटीग्रेशन जिससे नहीं आता बस इतना याद रख ले, जिससे आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, जब इसका हम करेंगे क्या, 2t, जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, t। और इसकी लिमिट कितनी लगानी है, हमें लिमिट लगानी है, और t और 0, ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। तो सीधी सी बात है, अब क्या करो, आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट लगते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लग देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका आई स्क्वायर अपॉन 2t। पहले क्या रखोगे आप, अपर लिमिट रखोगे t की जगह, तो क्या आ जाएगा t, फिर लोअर लिमिट रखोगे माइनस करके, तो जब क्या रखोगे यहाँ पे 0 रखोगे तो आ जाएगा 0। तो सीधी सी बात है, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे हमारा आई स्क्वायर 2t इंटू टी, तो t से क्या हो गया, t कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा आ गया आई स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, आई स्क्वायर एवरेज की। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, आई स्क्वायर के एवरेज के रूट की, उसे बोलते हैं हम RMS। तो क्या करेंगे, बस हम RMS निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। क्या, IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर आई स्क्वायर का एवरेज। जब आप आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, IRMS इक्वल हो जाएगा कितना, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। आपको पता है जिसका स्क्वायर होता है वो तो रूट से बाहर ऐसे ही निकल आता है, तो यहाँ पे आई हमारा ऐसे ही बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूट 2 IRMS। तो सीधी सी बात है, ये हमारा IRMS का फॉर्मूला आ गया। इंपोर्टेंट है दोनों, आई एवरेज और IRMS दोनों इंपोर्टेंट है। तो सीधी सी बात है, एक क्या पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था हमने आई, और एक पढ़ा हमने आई नॉट, एक पढ़ा हमने आई एवरेज, और एक पढ़ा हमने IRMS। ऐसे बी का होता है सर, बी का भी सेम ऐसे होता है। तो सीधी सी बात है, ये शायद आपके समझ आ गया होगा। अब देखो क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैं बताना चाह रहा था आपको, एक स्लाइड में यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं तुमको ये बोल रहा था कि आई के देखो कितने वैल्यू हमने अभी तक डिफाइन किए। जैसे आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से क्या होता है हमारा, तो इसकी एक तो आई वैल्यू है, एक है इसकी पीक वैल्यू मीन शिखर में आई नॉट, एक क्या निकाला हमने आई
आई का एवरेज, और एक क्या निकाला हमने, आई का वर्ग मध्य मूल मान मीन्स रूट मीन स्क्वायर, ये निकाला। तो इतनी वैल्यू होती है हमारी आई की जो अब तक हमने डिफाइन की। इसी तरह से जो हमारा फॉर्मूला होता है V का वोल्टेज का, वो भी होता है क्या, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या है, एक तो वैल्यू इसकी नॉर्मल V है, ये किसी भी टाइम के साथ है, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह जैसे इसका एवरेज आता है अपना, इसका एवरेज आता है और इसका आरएमएस आता है, तो V का भी आरएमएस बिल्कुल सेम आएगा। तो वो क्या होगा, VRMS। जैसे इसका आया था V नॉट बाई रूट टू, तो इसका भी कितना आएगा, V नॉट बाई रूट टू। इसका निकालेंगे नहीं हम, पूछता भी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है आरएमएस। इसका आरएमएस क्या होता है, I नॉट अपॉन रूट टू। सेम इसका भी यही होता है, फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं। जैसे इसका एवरेज का फॉर्मूला होता है, उसका भी एवरेज का फॉर्मूला ऐसे ही होता है एवरेज का। तो सीधी सी बात है, जो हमने इसका निकाला है वही हमारा V का भी आ जाता है। एक चीज और माइंड में क्लियर तरीके से समझ लो, क्लियर तरीके से, जैसे आपने पढ़ा था ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ा था, ये मैं कल निकलवा चुका हूँ। एवरेज की वैल्यू क्या आती है, जिस टाइप से इसका एवरेज आता है उसी टाइप का V का एवरेज आता है। तो क्या था, अब जैसे हमने पढ़ा है ओम का नियम, अब आ जाओ उस पर, ताकि आप अब आगे जो कॉन्सेप्ट है उसमें लगाने वाले, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I R। अब सीधी सी बात है, अगर हम R यहाँ पे देखें क्या, R को, तो क्या आ जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R। कहने का मीन्स ये है, कहने का मीन्स जो था ओम का वो ये था कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे V ही यूज होगा, यहाँ पे I ही यूज होगा, यहाँ पे R ही यूज होगा। ओम का कहने का मीन्स ये था, यहाँ पे जो भी वोल्टेज है आप वोल्टेज ऊपर लोगे। आप समझो, अगर ये चीजें आप, जो बच्चा इतना डार्क करके पढ़ता है कि उसने क्या बोला है, सिंबल में ना समझ के उसकी गहराई को समझे कि मीन्स क्या है यहाँ पे, तो उसने ओम ने बोला कि यहाँ पे जो भी सर्किट पे लगा हुआ क्या है, वोल्टेज है, आप ऊपर लिखेंगे उसको, वोल्टेज को। और जो भी सर्किट में क्या है, जो भी सर्किट में यहाँ पे धारा बह रही है, ठीक है, करंट है, उसको आप धारा को नीचे लिखेंगे, और करंट को नीचे लिखेंगे, वोल्टेज को एंड करंट को। और उसने बोला धारा में जो भी प्रतिरोध लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, उसको आप प्रतिरोध को यहाँ पे लिखेंगे। अब जरूरी नहीं कि हर बार आर ही प्रतिरोध हो, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस। इतनी गहराई से अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको V I R से मतलब नहीं है। उसे तो पता है कि सर्किट पे V लग गया तो V लगा देगा, वो I वैरी है तो I लगा देगा, R अगर है उसमें सर्किट में तो R लगा देगा। अब यहाँ पे R नहीं होगा, अगर कोई और रेजिस्टेंस हुआ तो सीधी सी बात है, आपको रेजिस्टेंस की जगह वो रखना पड़ेगा। तो कहने का मीन्स ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको वोल्टेज लेना है, यहाँ पे आपको जो भी धारा है वो लेनी है, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है वो लेना है। क्योंकि ओम के नियम में तो ओनली R पढ़ा था, अब यहाँ पे R नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे और भी रेजिस्टेंस पढ़ोगे। तो मेरे कहने का मीन्स ये है, जब आपकी करंट फ्लो होगा तो जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट में लगा होगा, जो भी रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे लेना, रेजिस्टेंस की जगह जो भी वोल्टेज होगा आपको यहाँ पे लेना है, और जो भी धारा होगी, करंट होगी, यहाँ पे लेना है। अब चलते हैं हम आगे। हाँ, एक पॉइंट और बताना है कि अगर आप R को I और V की टर्म्स में भी ले सकते हो, और R को आप I नॉट और V नॉट की टर्म्स में भी ले सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर यहाँ पे आपने किसका यूज करा है, V का यूज किया है, तो यहाँ पे I का यूज करेंगे। मीन्स अगर वोल्टेज की नॉर्मल वैल्यू यूज की है आपने, तो धारा की भी नॉर्मल वैल्यू यूज करेंगे, आएगा उसका भी R ही निकल के। जैसे अगर बाई चांस आपने इसके शिखर मान की वैल्यू यूज की है, वोल्टेज की मतलब पीक वैल्यू यूज की है, तो आपको करंट की भी पीक वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, ये भी आएगा रेजिस्टेंस के बराबर ही। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर इसका यूज किया है तो इसके साथ इसका यूज किया है, तो इसके साथ इसका यूज करेंगे, इसका यूज किया है तो इसके साथ इसका यूज करेंगे, रेजिस्टेंस हमारा वही आता है सेम। अब चलते हैं हम आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कितने टाइप के, ये आप मध्यमान कल कर चुके हो, मैंने स्लाइड ली थी खाली की वजह से, ये आप आज कर चुके हो। अब देखते हैं आगे, प्रतिरोध पर AC वोल्टता। अब हम क्या है, अब हम यहाँ पे जो समझेंगे वो कई टाइप के सर्किट को समझेंगे, कई टाइप के सर्किट को समझेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सारे टाइप के सर्किट को यहाँ पे समझने वाले हैं।
किस किस टाइप के सर्किट को, क्योंकि आपको क्या है, आपको वोल्टेज लगाना है। सीधी सी बात है, हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है वोल्टेज। तो जब वोल्टेज लगाओगे तो कई टाइप के सर्किट वहां पे हो सकते हैं। सर्किट का मीन्स तो जानते हो, जिसमें आपको करंट फ्लो कराना है उसे सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पे कई टाइप के सर्किट हो सकते हैं जो हम देखने वाले हैं। तो वोल्टेज लगाओगे तो जो भी सर्किट होगा तो सीधी सी बात है उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे आपने एक सर्किट ऑलरेडी पढ़ा है, कौन सा, आपने सर्किट पढ़ा है कि उसमें इस तरह से रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, आर होता है। ये आपने बैटरी जो लगाई थी वहां पे आपने पढ़ा था, ये हमारा नॉर्मल सर्किट होता है। तो जैसे आप वहां पे बैटरी लगा रहे थे सर्किट पे, यहाँ पे आपको फिरते बढ़ती वोल्टेज लगाना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यूज करना है। जैसे वहां पे आप बैटरी के वोल्टेज का यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करना है, मतलब वोल्टेज का यूज करना है। क्या होगा कि यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, वहां पे लगा रहे थे आप क्या, बैटरी का, और यहाँ पे लगाएंगे आप क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V। इसका सिंबल इस तरह से हम दिखाते हैं। ये हो गया एक तो सर्किट आप ये पढ़ोगे, एक सर्किट पढ़ोगे आप जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, कुंडली पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने क्या, कुंडली पढ़ी थी। आपने पढ़ा था कि क्या करोगे, कुंडली में धारा आप बहाओगे। पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं आपके, जैसे करंट फ्लो कराते हैं कुंडली में तो फ्लास्क में चेंज होता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक धारा और जनरेट हो जाती है, करंट और आ जाता है, उसका स्वयं प्रेरण गुणांक होता है। मीन्स आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो। तो सीधी सी बात है, आपने वहां पे पढ़ा था कि जो कुंडली होती है इसका होता है स्वयं प्रेरण गुणांक L। क्या होता है इसका स्वयं प्रेरण गुणांक, जैसे नॉर्मल हमारे जो सर्किट होते हैं उसका होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, R। इसी तरह से आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो चैप्टर था वहां पे जो L स्वयं प्रेरण गुणांक भी सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट जो पढ़ा था आपने, L पढ़ा था कि कुंडली का L होता है। तो यहाँ पे इस सर्किट पे भी आप क्या लगाएंगे, V का यूज करेंगे, V का यूज करेंगे। और एक सर्किट आप जो यूज करने वाले वो करने वाले संधारित्र। सीधी सी बात है, अगर ध्यान से देखो तो ये चैप्टर आपका प्रीवियस चैप्टरों पे टिका हुआ है। जो पहले आप चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्हीं का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट आप पढ़ चुके हो, ये भी सर्किट आप पढ़ चुके हो, संधारित्र भी आप पढ़ चुके हो। सीधी सी बात है, पढ़ चुके हो। बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, डीसी करंट का, यहाँ पे यूज करने वाले एसी करंट का। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, आपने पढ़ा था कैपेसिटर में कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV होता है और V इज इक्वल टू होता है क्या, यहाँ पे होता है हमारा V इज इक्वल टू Q अपॉन V। आपको पता है कि यहाँ पे संधारित्र जो होता है, कैपेसिटर जो होता है, उसकी होती है धारिता C। क्लियर है, बात समझ आ रही है। जो नॉर्मल हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी हम लगाएंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज V। तो सीधी सी बात है, हमारे 3 सर्किट होते हैं। कितने सर्किट होते हैं, 3 टाइप के सर्किट होते हैं। ये हमने पहले डीसी का यूज करा था, हाँ वही तो, डीसी के पहले हमने डीसी का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हम एसी का यूज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान रखना, नॉर्मल सर्किट का हमारा रेजिस्टेंस R होता है और हमारी जो कुंडली होती है उसका स्वयं प्रेरणा गुणांक भी सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट होता है, L होता है। और आपको पता है कैपेसिटर जो होते हैं उनकी धारिता C होती है। अब हम देखें, अगर हम देखें एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, करने वाले हैं हम, कि आपको पता है इस पे जो वोल्टेज होता है, वो आपको पता है V होता है। वोल्टेज मतलब इसके सिरों पे जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो कितना होता है, V होता है। और V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू होता है IR के। ठीक है, तो हम इसके जो पोटेंशियल डिफरेंट आएगा तो कितना हम यूज कर सकते हैं, V की जगह हम IR यूज कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये है, आप कोई भी इस पे करंट लगाओगे, चाहे आप AC लगाओगे, चाहे आप इस पे DC लगाओगे, इसके जो सिरे हैं उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंट आएगा वो V आएगा और किसके इक्वल होगा, IR के। इसी तरह से क्या करोगे, आप लगाओगे किस पर, इस पर जब आप कोई भी वोल्टेज लगाओगे तो इस पे भी क्या होगा, एक हमारा क्या आ जाता है, विभव आ जाता है। इस पे भी क्या आता है, एक विभवांतर आ जाता है, जो आपने पढ़ चुके हैं। आप क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में फाई इज इक्वल टू, शायद मैं याद दिला देता हूँ कि फाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, फाई इज इक्वल टू पढ़ा था आपने LI की टर्म्स में पढ़ा था। और ये फाई किसके इक्वल था, ये था
एन फाई के इक्वल और एल आई, इस तरह से पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था, याद करो, यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी। आप क्या करें, इस चैप्टर को थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ें क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, तो क्या है समझ समझ के पढ़ें क्लियर तरीके से। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा एन फाई। तो क्या करेंगे आप, जैसे ही आप इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू जब आप पुट करेंगे किसकी, इसकी एन फाई की एल आई, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये कर चुके हो आप, ये पीछे कर चुके हो, एन को आगे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, एन फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे एन फाई की जगह एल आई लिखोगे आप, क्या लिखोगे, एल आई अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा हमारा बाहर, और ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। तो सीधी सी बात है, ये आपने पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, सीधी सी बात है। तो आपको पता है इस पे जो हमारा विभवांतर जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ये होता है। इस पे जो जनरेट होता है वो इतना होता है, और जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उसके सिरों पर जो विभवांतर जनरेट होता है वो इसके बराबर होता है, किसके, V इक्वल टू Q अपॉन यहाँ पे गया, मैं डबल कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा हमारा, V यहाँ पे गया Q अपॉन C। तो सीधी सी बात है, आपको मैंने नॉर्मल चीज यहाँ पे इसलिए समझा दी, आगे जब हम यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल में हमारा ये क्या होता है, प्रतिरोध R होता है, इस पे जो सिरे पे पोटेंशियल डिफरेंट बनता है वो IR के बराबर बनता है। जो हमारी कुंडली होती है, कॉइल्स होती है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें क्या होता है, उसमें स्वयं प्रेरण गुणांक सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट L होता है, उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, वो इज इक्वल टू आई डी आई अपॉन डी टी होता है। वैसे आपको पता है यहाँ पे माइनस का सिंबल होता है क्योंकि ये उल्टा काम करता है। तो उसके बाद आता है हमारे कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर पे भी क्या होगा, एक विभवांतर जनरेट होगा, और उसका जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, वो V इज इक्वल टू Q अपॉन C होगा। अब हम तीनों टाइप के सर्किट पढ़ने वाले हैं, शायद ये वाली बात अगर समझ में आ गई तो सर्किट भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब एक एक करके हम लगाते हैं, किसे लगाते हैं, DC नहीं, यहाँ पे करना है AC वोल्टेज। आप देखो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, पहले लगाना है प्रतिरोध पर AC वोल्टा, मीन्स AC वोल्टेज क्या करना है, अक्रॉस रेजिस्टेंस। देखो कैसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैंने अभी बताया था आपको, एक एक करके तीनों पे लगाना है। हमारे पास क्या है, इस तरह से प्रतिरोध है, इस तरह से हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है। हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लिया हमारा एक सर्किट है, और इस पे क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम इस पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम AC वोल्टेज इस पे अप्लाई कर देंगे, मतलब हम प्रतिवर्ती वोल्टेज यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ही आप इस पे प्रतिवर्ती वोल्टेज लगाओगे, यहाँ पे समझने वाली बात है क्योंकि कोई अलग साइड में चलेगा, कोई उल्टी साइड में चलेगा, कोई सीधी साइड में चलेगा, आपको समझना है। जितना आप इस पे V लगाओगे इतना ही इसके सिरों पर V लग जाएंगे। जितना यहाँ पे, सीधी सी बात है, आप सिंपल समझ सकते हो, जितना आप इससे पोटेंशियल डिफरेंट दोगे इतना ही तो इसके पास जाएगा। तो सीधी सी बात है, जितना आप लगाओगे इतना ही इस पे लग जाएगा, पहली कंडीशन ये हो गया। और यहाँ पे सबसे मेन चीज होती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन की मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है हमारा, जो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, उसकी डायरेक्शन, और जो यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन पे मेन चीज चलती है। मेन पॉइंट वही चलता है कि किस डायरेक्शन में रहते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज लगाया, इतना ही वोल्टेज आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। एक एक सर्किट को आराम से पढ़े, जितना वोल्टेज आपने यहाँ पे लगाया इतना वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो गया। और आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज कितना होता है, यहाँ पे अभी मैंने बताया था V इज इक्वल टू आई आर। कहने का मीन्स ये है कि जितना आपने V यहाँ पे लगाया है इतना ही V यहाँ पे जनरेट हुआ होगा। इसका मीन्स ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। आपको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है हमारा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो सीधी सी बात है, आपने इतना पोटेंशियल डिफरेंट यहाँ पे मतलब अल्टरनेटिव वोल्टेज आपने लगाया तो आपका इसके सिरों पर क्या बना है, इतना पोटेंशियल डिफरेंट बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये और ये इतने इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जितना यहाँ पे अप्लाई किया होगा इतना ही इस पे बना होगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मीन्स ये वोल्टेज इस वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए।
तो हम क्या कर सकते हैं, V की जगह आई आर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, B इज इक्वल टू वी आर हो गया। तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज को क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे आई आर वोल्टेज के इक्वल होगा, यहाँ पे करंट फ्लो आई आर इंटू वी आर। तो यहाँ पे क्या होगा, V और साइन ओमेगा टी होगा। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी होगा, अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर हम क्या करें, देखो एक चीज है कि यहाँ पे आपको वोल्टेज लगा हुआ मिलेगा, आपको किसी भी सर्किट में वोल्टेज आप लगा देंगे, जैसे आपने लगा दिया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज आपको लगा हुआ मिलेगा। आपको सर्किट की जो आई है, धारा है, करंट है, वो डिफाइन करना है सभी सर्किट में, जो तीनों सर्किट है। तो ये हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इस तरह से इसको देखूंगा कि यहाँ पे ये इस तरह से जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसकी मेन इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर करूं, देखो एक तो हमारे पास ये है और एक हमारी मेन इक्वेशन क्या है इसकी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ध्यान रखना, मैं आई पे ये पॉइंट कभी कभी लगाता नहीं हूँ, आपको पता है आई है, ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि पॉइंट नहीं लगाया। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता है आई नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन आर, लिख सकते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल क्लियर लिखना चाहते हो तो आप आर को इधर ले आओ, आई को इधर ले आओ, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने जो मिला है वो कैसे मिला है, वी नॉट आई नॉट की टर्म्स में। तो ये क्या है इसका रेजिस्टेंस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस को आप वी नॉट आई नॉट की टर्म्स में भी लिख सकते हो और रेजिस्टेंस को आप वी और आई की टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के क्या वोल्टेज है और दोनों तरह के क्या करंट है, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों को एक सा ही लेना है। यहाँ तक क्लियर है। मेन पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ये आई की इक्वेशन निकाली, क्या निकाली, आई की इक्वेशन आपने ये निकाली, वी की इक्वेशन आपके पास थी, आपको करना यही है, वी की इक्वेशन आपके पास होगी, आई की इक्वेशन आपको डिफाइन करनी। आपने देखा कि आई की इक्वेशन और वी की इक्वेशन में एंगल का कोई भी डिफरेंट नहीं है, एंगल का कोई भी डिफरेंट नहीं है। इसका मीन्स आई की जो डायरेक्शन है, और देखो समझो इस चीज को, एंगल से डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो भाई, एंगल से डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं, माना हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, मानो वो एक्स एक्सिस से 35 के एंगल पे जा रही है, कितने पे, 35 पे, दूसरा भी ऑब्जेक्ट 35 नहीं सॉरी 45 पे, और दूसरा भी ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है 45 पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी किस पे जा रहा है 45 पे। तो देखो ये भी 45 पे था ए, और बी ऑब्जेक्ट भी क्या 45 पे। जब एंगल सेम होगा तो डायरेक्शन भी देखो आपको दिख रही होगी सेम होती है। तो इसका मीन्स ये होगा कि यहाँ पे आई की डायरेक्शन जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, उसकी डायरेक्शन और यहाँ पे जो लगा है वी, उसकी डायरेक्शन सेम होगी। शायद आपको एंगल के अकॉर्डिंग समझ आ गया होगा डायरेक्शन एंगल सेम होने से कैसे होती है, आप देख, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है इसका भी एंगल सेम है और इसका भी एंगल सेम है, तो यहाँ पे कोई भी कलांतर नहीं है, हिंदी में बोलते हैं कलांतर। वैसे क्या कलांतर के मीन्स कोणीय होता है, मतलब एंगल का कोई डिफरेंट नहीं है। अगर एंगुलर डिफरेंट देखे तो यहाँ पे दोनों में जीरो, इसका मीन्स यहाँ पे धारा और यहाँ पे वोल्टेज जो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में। मीन्स अगर हम इसका ग्राफ बनाए दो तरह से आप ग्राफ बनाएंगे। क्या डायरेक्शन मीन्स सेम होने का मीन्स होता है अगर दोनों जिस टाइम पे जीरो होंगे तो जीरो होंगे, दोनों जिस टाइम मैक्सिमम होंगे तो मैक्सिमम, दोनों साथ जीरो होंगे साथ मैक्सिमम होंगे। ये आपने जीरो मैक्सिमम कैसे होते हैं वो आपको पता है। अगर हम इसका ग्राफ देखें दो तरह से देखेंगे। यहाँ पे ग्राफ देखें कि अगर V लगा है और I है, तो हम अगर देखें तो V की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी, और I की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये होगी। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर हम लाइन पे दिखाएं तो, क्योंकि लाइन का यूज भी हमें करना पड़ेगा। अगर हम कैसे दिखाएं, अगर हम इसकी ग्राफ से दिखाएं तो V की डायरेक्शन और I की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मीन्स
जिस टाइम पे ये हमने v का बनाया, फिर हम i का बनाए, तो i का हमने क्या बनाया, i का बनाया, तो आपको पता है यहीं पे जाना है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे। अब देखो क्या है, v जिस टाइम पे 0, v जिस टाइम ये i का ग्राफ बनाया मैंने, और ये मैंने v का ग्राफ बनाया। देखो v जिस टाइम पे 0, i भी 0, v मैक्सिमम, i भी मैक्सिमम, v 0, इसका मीन्स ये होगा यहाँ पे डायरेक्शन का मेन पर्पस दो तरह से हम देखते हैं। एक तो देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या है ऐसे लाइन के अकॉर्डिंग, दूसरा देखते हैं डायरेक्शन का मीन्स अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, तो एक साथ ये मैक्सिमम होंगे, एक साथ ये मिनिमम होंगे, और डायरेक्शन अलग होगी तो भी देखने वाले हैं वो क्या मतलब होता है। आपको पता है डायरेक्शन एंगल में अगर कितने का डिफरेंट होगा, एंगल आपको पता है 0 90 पे डिफरेंट अगर देखोगे तो 0 पे कोई भी 0 होता है, 90 पे कोई भी मैक्सिमम होता है। अब 0 पे और 90 का अगर मीन्स दोनों में अगर 90 का डिफरेंट होगा तो किस तरह से कंडीशन आएगी वो अभी हम देखने वाले। यहाँ पे हमने साफ साफ देखा है कि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, जिस डायरेक्शन में v होगा उसी डायरेक्शन में हमारा i होगा, एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ मिनिमम होंगे। आगे बस आपको इतना ही समझना, आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये शायद आपको समझ आ गया होगा। देखो दोनों सर्किट की हमने कंपेयर की, यहाँ पे ये देखो आई की और वी की इसी तरह से कंपेयर करना है, तो दोनों की हमने कंपेयर कर लिया। आगे देखो अगला सर्किट जो है, यहाँ पे क्या प्रेरक पर वोल्टता लगानी है, मीन्स प्रेरक मीन्स यहाँ पे कॉइल्स लेनी है, कॉइल्स पे आपको वोल्टता लगानी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कितने लेने, यहाँ पे आपको कितने, आपको 3 टाइप के सर्किट यूज करने हैं, सर्किट यूज करने। यहाँ पे ये होगा, आपको पता है इसका L होगा, L होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपका जो वोल्टेज लगा है वो V लगा है, और V इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा। अब यहाँ पे ये हमने इस पे वोल्टेज लगाया, मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया था, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, जो यहाँ पे E जनरेट होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा E इज इक्वल टू माइनस के क्या था हमारा, था यहाँ पे n, अगर n टर्म्स थे तो n था, और n टर्म्स नहीं थे तो n नहीं था। देखो मैं दिखाता हूँ अभी तुमको, कहाँ पे बताया था मैंने, शायद हाँ ये मैंने दिखाया था। देखो यहाँ पे हमारा ये जनरेट होगा, मैंने इसीलिए तीनों बता दिए थे। यहाँ पे देखो IR जनरेट होगा, इसका हमने यूज कर लिया। यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के L, माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन विपरीत जाती है, उल्टी जाती है, तो माइनस लगाते हैं तो क्या होगा, L di/dt यहाँ पे जनरेट होगा। देखो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना जनरेट होगा, di/dt। मैंने बोला इसके दो फंडे हैं, एक तो आप डायरेक्टली अगर समझना चाहते हो तो डायरेक्टली समझ लो कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पे हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है इसकी आदत होती है कि ये उल्टी डायरेक्शन में वोल्टेज को लगाता है, उल्टी डायरेक्शन में वोल्टेज को लगाता है। जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, और जस्ट टाइम के बाद ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आप ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, क्या कि जैसे ही आप ये लगाएंगे इस पे वोल्टेज, तो कुछ टाइम के बाद आपको पता है ये आप इस पे अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, इस पे जो ई जनरेट होगा वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाता, उल्टी डायरेक्शन में जाता है। अगर ये इसको इस तरह से डायरेक्शन देगा तो ये इसको इस तरह से डायरेक्शन देगा, तो सीधी सी बात है। और जैसे ही इस पे लगाया जाएगा, ये अपोजिट लगाएगा, कुछ टाइम के बाद ये दोनों बराबर हो जाते हैं। आपने किरचॉफ का बंद पाथ का नियम भी पढ़ा था, उसमें भी अगर उससे भी निकालेंगे आप तो उससे निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है उससे आप फालतू की टेंशन लेंगे, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दो तरीके से। आपको पता है जितना आप इस पे ये लगाओगे इतना उल्टी डायरेक्शन में ये इस पे अप्लाई हो जाएगा, इसका मीन्स जितना ये होगा उतना ही इस पे ये होगा। पहला डायरेक्टली समझ लो, अगर सिंपल में समझना चाहो तो बिल्कुल सिंपल में समझ लो कि जितना भाई इस पे ये लगाएंगे इतना ही इस पे आएगा, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। आपके दो मेथड है, चाहे आप ये समझ लो जितना आप इस पे V लगाएंगे इतना ही ये इसकी उल्टी डायरेक्शन में
इतना ई जनरेट कर देगा, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। या आप ऐसे समझ लें कि जितना आप इस पे भी अप्लाई करेंगे इतना ही तो इस पे ही आएगा, बात खत्म। तो सीधी सी बात है, हम अगर देखें यहाँ पे तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कितना आया, इतना आया, और यहाँ पे कितना लगा है, इतना। तो सीधी सी बात है, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। किरचॉफ के नियम से अगर लगाते हैं तो सीधी सी बात है, किरचॉफ ने बताया था, वैसे उसका कोई यहाँ पे खास नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो फालतू में टेंशन नहीं देता है। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि जितने भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है उनको आप ऐड कर दो और IR को ऐड कर दो, वो बराबर आता है, उसके दोनों बराबर आते हैं। और आपको पता है जो अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं उनको घटा देते हैं। तो क्या करोगे, आप B को लिखोगे इस तरह से, B को लिखोगे, और ये क्या है, ये इसके क्या है, अपोजिट में, तो आप इसको ऐसे करके लिख दोगे, क्या I क्या di/dt। आपको पता है IR तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा di/dt के। लेकिन मैं मानता हूँ इतना ना भी समझ के, आप अगर कोई बच्चा सिंपल में समझना चाहता है तो बस ये समझ ले कि जितना यहाँ पे v लगेगा इतना ही इस पे e आएगा, और दोनों बराबर होंगे, बात खत्म। ये बराबर हो गया। अब देखो क्या है, आप यहाँ पे v की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। v की वैल्यू को जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो v की वैल्यू है हमारे पास v0 sin ओमेगा t इज इक्वल टू L di/dt। आपको पता है सर्किट में आपको v मिलता है, आपको I निकालना होता है, आपको v मिलता है, आपको I निकालना होता है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम I निकाल देंगे। जब आप I निकालोगे तो सीधी सी बात है, इसको इस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो आपका L किसके पास आ जाएगा, v0 के पास आ जाएगा साइन ओमेगा t, आपके पास बचा यहाँ पे di/dt। अगर आपको I निकालना है तो सीधी सी बात है, dt को भी इस साइड आप भेज दें। जब आप इस साइड भेजोगे तो आपके पास di एक साइड बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका v क्या, L v0 साइन ओमेगा t साइन ओमेगा t, और dt इस साइड पहुंच जाएगा। ये हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे I की वैल्यू। तो आपको पता है यहाँ पे I की वैल्यू v की दे रखी होती है, आप अपने माइंड में सेव रखना, I की निकालनी होती है। I की किससे निकालते हैं, सिंपल सा फंडा है, जितना यहाँ पे v लगाओगे इतना ही यहाँ पे v आएगा, और दोनों बराबर होंगे, चाहे आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस है, चाहे आपका कॉइल से कुंडली है, चाहे आपका संधारित्र है, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, दोनों को बराबर रखे कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन मार देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। L v0 साइन ओमेगा t इंटू dt। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका I बाहर आ जाएगा, I बाहर आ गया। उसके बाद आपको पता है ये चेंज नहीं हो रहे, तो आप L को v0 को बाहर ले लोगे, आपके पास बचेगा क्या, साइन ओमेगा t इंटू dt। आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे तो इंटीग्रेशन वालों को पता होता है कि साइन ओमेगा t का जो अपकलन करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा t बराबर d, ओमेगा t बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, फिर या x मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे जो भी हमें मानना है। लेकिन अगर जिसको नहीं आता तो हम ये है, बस इतना आप याद कर सकते हो कि साइन ओमेगा t का जो होता है वो होता है माइनस के कोस ओमेगा t। अब देखो याद करने का सिंपल फंडा, साइन ओमेगा t की जगह लिखना है, जो बायो के बच्चे जिनसे नहीं आता, साइन ओमेगा t की जगह लिखना है माइनस के कोस ओमेगा t, और ये हमारा बचा फिर ओमेगा t में ओनली ओमेगा को नीचे डिवाइड कर देना, तो ये आ जाती है इसकी वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, L v0 हमारे पास है माइनस के कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ये हमने I की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है। लेकिन आपको पता है आपको करना क्या होता है, आपको दो काम करने होते हैं। एक तो आपको ये करना होता है कि V दिया होता है, I की वैल्यू आपको निकालनी होती है। दूसरा ये काम करना होता है कि V और I में कितने एंगल का डिफरेंट है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। तभी आप उसका ग्राफ बना के बता सकते हो कि कहाँ पे कैसे कौन चल रहा है, कब कौन जीरो है तो कब कौन मैक्सिमम है।
तो यहाँ पे एक काम तो हमने कर लिया, आई को डिफाइन कर लिया, उसकी इक्वेशन डिफाइन कर ली। अब हम प्रॉपर तरीके से देखें तो हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब v का इक्वेशन साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, और यहाँ पे इसका इक्वेशन कॉस की फॉर्म में, तो ऐसे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे सिंपल कर लें, इसे भी क्या करें हम, इसको भी हम किसकी फॉर्म में ले आए, इसको भी हम फॉर्म में ले आए किसकी, साइन की, तो हमारा आराम से काम हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे साइन माइनस के कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन क्या, थीटा माइनस के पाई बाई 2, पाई बाई 2 वही 90, क्योंकि 180 पाई 180 2 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो आप ओमेगा को पहले बाहर ले आओ, तो आई हो जाएगा, बाहर लेकर आओगे तो यहाँ पे ओमेगा नीचे आ जाएगा। आप इसकी जगह लिख सकते हो क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। आपकी दोनों इक्वेशन आ चुकी है। आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे दोनों का जो एंगुलर डिफरेंट है कितना है, देखो यहाँ पे इसका जो एंगल देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ओमेगा टी, लेकिन इसका जो एंगल है वो ओमेगा टी से पाई बाई 2 कम है। क्या है, पाई बाई 2 कम है, मतलब 90 पे पीछे चल रहा है। ऐसे मान लो एक इंसान अगर आगे चल रहा है तो वो 90 आगे चल रहा है, पीछे वाला इंसान 90 पीछे चल रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एंगुलर मोशन की। एंगुलर मोशन के मीन्स ये एंगल पे चल रहे हैं इस तरह से। मान लो कि अगर हमारा एक ऐसे चल रहा है, देखो समझो इसे ऐसे करके, फिर हम ग्राफ भी बनाएंगे, सीधी बात है, ऐसे समझ में अच्छा आएगा। मान लो कि अगर यहाँ पे है, अगर मान लो v यहाँ पे है, v अगर यहाँ पे है तो आपको पता है ये धारा जो होगी 90 पीछे रहेगी हर टाइम इस पे। हर टाइम का मीन्स अगर ये यहाँ पे है तो ये इससे 90 आगे है, तो धारा इससे यहाँ पे 90 पीछे रहेगी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे v की डायरेक्शन i की डायरेक्शन से चेंज क्यों हो गई। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका v है, इसमें करंट फ्लो हुआ होगा, वो इसलिए हुआ है ऐसा क्योंकि यहाँ पे जो E जनरेट हुआ है वो यहाँ पे v को क्या करता है, अपोजिट साइड में क्या करता है, इस पे एक तरह का फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे I की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर देखें तो पीछे मिलेगा क्या, यहाँ पे धारा करंट को देखें तो v से 90 पीछे रहेगी, इसका मीन्स वोल्टेज यहाँ पे 90 आगे रहेगा। अब देखो कैसे, अगर हम बनाए, आपको पता 90 का डिफरेंट है, कितने का, 90 का, तो I क्या है 90 पीछे और v क्या है 90 आगे। देखो दोनों तरह से बताऊंगा, मैं लाइनर भी बताऊंगा और यहाँ पे हम एंगल के हिसाब से भी इसको देखेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, अगर लाइन से देखें, अगर I की डायरेक्शन ये है, क्या है I की डायरेक्शन, I की डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे जो लगा विभवांतर है उसे क्या वोल्टेज से डिफरेंट को VL बोल सकते हो, आप VL बोल सकते हो ना। तो इस पे जो लगा वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो VL इस तरह से होगी। बात समझ आ रही है, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंट लगा हुआ है उससे कंपेयर कर रहे हैं धारा की पोटेंशियल से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है करंट फ्लो यहाँ पे हुआ, माना हमने यहाँ पे I करंट फ्लो हुआ, तो हमने देखा इस पे कितना आया पोटेंशियल डिफरेंट VL, और VL को हमने किससे शो किया था, हमने इससे शो किया था VL को। तो हम क्या देखने वाले हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो धारा के साथ चलता है या अलग चलता है। तो हमने देखा कि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंट वो 90 आगे चलता है, धारा 90 पीछे चलती है। आप इससे समझना चाहो इससे समझ लो, इससे समझना चाहो इससे समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंट पीछे चलता है इसमें। यहाँ पे अगर देखें पोटेंशियल यहाँ पे लगा हुआ है हमारा V, पोटेंशियल V लगा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से चलते, इस तरह से मीन्स देखो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ऐसे बनाए तो देखो V आगे होगा, V क्या होगा, आगे होगा, ये 90 धारा पीछे होगी। तो मानो कि अगर ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, तो ये कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ये 0 होगी तो ये मैक्सिमम। तो जैसे हमारा वोल्टेज है यहाँ पे
ये धारा जीरो है इस टाइम पे, क्या है धारा जीरो, तो वोल्टेज कितना होना चाहिए मैक्सिमम, वोल्टेज कितना होना चाहिए मैक्सिमम, तो ये वोल्टेज मैक्सिमम होगा। इस तरह से, तो धारा अगर जीरो तो वोल्टेज 90 आगे, और आपको पता है 0 90 में कितना अंतर होता है, कितना डिफरेंट होता है V में और I में, V I का मीन्स बोल रहे हो आप, चाहे वोल्टेज चेक कर लो, चाहे आप क्या चेक कर लो, चाहे आप करंट चेक कर लो, आपको पता है 90 का अगर डिफरेंट आएगा तो सीधी सी बात है जीरो पे जीरो होते हैं और 90 पे मैक्सिमम होते हैं। अब इनमें दोनों में भी कितने का डिफरेंट है 90 का, तो ये आप सीख चुके हैं कि 90 का डिफरेंट है, इसका मीन्स एक जीरो होगा तो एक क्या होगा, एक मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो और आप इसका ग्राफ नीचे करके भी बना सकते हो, दो तरह से हम बना सकते हैं, ये इस तरह से। अब एक है हमारा कैपेसिटर वाला आप इसी तरह से निकाल सकते हो। अब मेन पॉइंट आता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं कुछ वो इम्पोर्टेंट है, चाहो तो आप इसको सॉल्व करके इस तरह से निकाल सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज होते हैं, यूज कौन से होते हैं, देखो यूज होते हैं हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे देखो अगर हम इसकी कंपेयर करें किस फॉर्मूले से आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो ये आई नॉट की इक्वल ये आएगा, आई नॉट के क्या आएगा इक्वल ये आएगा। अगली स्लाइड पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे आपको संधारित्र वाला आपको खुद से ट्राई करना है, कुछ नहीं करना, दोनों को इसी तरह से बराबर करना है। यहाँ पे देखो क्या था हमारा, क्या है यहाँ पे देखो हमारा एल बी क्या है, आई एल बी अपॉन ओमेगा, तो हमारा अगर हम कंपेयर करें किससे, कंपेयर करें इसकी किस इक्वेशन से, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो आई की जगह क्या आ रहा है, आई की जगह यहाँ पे आ रहा है ये, आई की जगह ये, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई नॉट की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है, एल वी नॉट अपॉन ओमेगा। अब देखो आई नॉट की बराबर क्या आया, एल वी नॉट अपॉन ओमेगा। अगर आप क्या करो वही फॉर्मूला याद करो, v इज इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ पे अगर देखो v अपॉन आई को अगर देखो तो क्या होता है r, इतना आपको पता है, तो आप इसको देखो एक मिनट, अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हमें क्या करना है, अगर कंपेयर करें इसकी, क्या करें कंपेयर करें, तो आई अपॉन वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, तो मैंने बोला इसे आप नॉट की टर्म्स में भी कंपेयर कर सकते हो, इसे नॉट की टर्म
टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। तो क्या करें, अगर हम इसको देखें इस तरह से, तो क्या होगा यहाँ पे हम आई को इस साइड ले जाएं क्योंकि इस फॉर्म में लेना हमें, और इसको इस साइड ले जाएं, तो क्या होगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी नॉट अपॉन आई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है ये होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन ये हमारे जो नॉर्मल परिपथ होते हैं वो थोड़ी यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे लगा है हमारा सेल कॉइल्स लगी है। तो सीधी सी बात है, एक बात अपने माइंड में रखना कि आपका करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होगा तो सीधी सी बात है वो रेजिस्टेंस तो लगाएगा, लेकिन हर एक का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। नॉर्मल का आर होता है, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, तो सबका रेजिस्टेंस अपना अलग अलग होता है। यहाँ पे तो ये इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे ये होता है एक्सएल ओमेगा ये। यहाँ पे क्या है एक्सएल, सॉरी एक मिनट मैं इसे चेक करता हूँ कि एक्सएल ओमेगा एल आता है, ये ओमेगा कौन एल कैसा है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, उसे आप करेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसे इधर भेजेंगे साइड तो ये क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, क्या होता है कभी कभी हो जाता है बाई चांस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये इसके डिवाइड में पहुंचेगा। तभी तो मैं बोल रहा क्योंकि हमें पता है ओमेगा एल आता है, और आर्या क्या था, आर्या था हमारा ऊपर, यहाँ पे हो गया। तो आप जहाँ पे भी क्या है हमारा एल है, तो क्या कर लें, अपॉन में कर लें इसे, क्या कर लें, अपॉन में कर लें, अपॉन में, जब अपॉन में कर लेंगे तो ओमेगा एल। अब ठीक है, अब देखो क्या है, अब हम करेंगे तो क्या होगा, तभी तो मैं बोल रहा कि ये आया कैसे गलत, क्योंकि ये आता है हमारा क्या, ये आता है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा अगर कंपेयर करें तो क्या है, ये आई नॉट की जगह है तो वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, क्या है, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा किसके इक्वल है, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा आई नॉट के, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये आई नॉट के इक्वल है। तो अब क्या है, हम इक्वेशन बना सकते हैं, इस टाइप की बना सकते हैं। तो क्या करें, हम इसको इस साइड ले जाएं, इसको इस साइड ले जाएं, तो क्या होगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट। तो सीधी सी बात है, आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है ये इक्वल होता है रेजिस्टेंस के, किसके, रेजिस्टेंस के। तभी तो मैं बोल रहा था कि अलग अलग प्रतिरोध होने पर रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा पहला जो रेजिस्टेंस था वो आर था, यहाँ पे जो धारा फ्लो होगी उसमें जो रेजिस्टेंस लगेगा, अवरोध लगेगा, वो आर नहीं होगा, क्योंकि कुंडली भी कॉइल्स भी प्रतिरोध तो लगाएगी, धारा को तो रोकेगी ना, लेकिन यहाँ पे आर थोड़ी है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है एक्स एल। तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आपको पता है, मैंने तभी समझाया था, आपको पता है V और I रेजिस्टेंस होते हैं, जिस सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस होगा आप लगा देंगे, आर था तो आर लगा देते, यहाँ पे आर नहीं होता, यहाँ पे होता है एक्सएल। तो ओमेगा एल इक्वल होता है एक्सएल होता है। तो सीधी सी बात है एक्सएल होता है। अगर ग्राफ बनाएंगे तो आगे पीछे आप समझ आ गया, तो इसकी ये फॉर्मूले हमारे आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे आगे पीछे का, तो एल क्या है, यहाँ पे धारा पीछे, देखो धारा क्या हमारी, यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे धारा क्या है 90 पीछे। तो अगर इसका ग्राफ देखें हम, तो 90 पीछे का ग्राफ भी देख लिया हमने, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके पॉइंट समझने थे कि कहाँ पे एक्सेल होता है, आगे होता है, पीछे होता है, तो 90 पीछे होता है। तो नीचे से ही बना सकते हैं आप ग्राफ, ऊपर से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सेल हो गया। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, अगर ज्यादा डायरेक्टली किसी को अंदर नहीं जाना
तो वो इन मेन पॉइंटों को जो इसके हैं वो उनको भी समझ के काम चला सकता है। जैसे देखो हमारे कौन सा सर्किट था, कौन सा सर्किट था, ये था, ये था आर वाला, आर का था, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वोल्टेज लगा था। तो आपको पता है यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों की डायरेक्शन एक ही थी। प्रतिरोध क्या था इसका, यही था। और इसके सिरों पे विभवांतर कितना मान लेंगे हम, मान लिया हमने कि इसके सिरों पे विभवांतर कितना है, वी आर है ना, तो वी आर था। अब इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे डायरेक्शन को अगर देखें तो धारा की डायरेक्शन और यहाँ पे जो विभवांतर है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका यूज आगे होने वाला है। वी आर दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है, आई की और वी आर की डायरेक्शन सेम रहेगी। और इसका प्रतिरोध आपको पता है आर ही होता है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या करते हैं आप, क्या है सी वाले को आप ट्राई करना, यहाँ पे देखो ये हमने क्वाइल्स ले ली, इसे भी हमने कर दिया, तो यहाँ पे वी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वी लगा हुआ है, यहाँ पे एल होता है, ये एल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंट, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंट आप मानोगे तो वो क्या मानोगे, वो मानोगे आप क्या, वी एल। इस पे पोटेंशियल डिफरेंट कितना होता है, वी एल। जैसे यहाँ पे आर पे लगा हुआ वी आर, इस पे लगा हुआ वी एल, और वी एल कितना होता है वो आपको पता है, अभी निकाला था। ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है हमारा एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे इतना हो गया, तो यहाँ पे कितना आता है, सीधी सी बात है, इसका पोटेंशियल डिफरेंट को हम दिखाएंगे वी एल से, वी एल से दिखाएंगे। और आपको पता है प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, सबके लिए वही लगाएंगे, क्या, V इज इक्वल टू आई आर। अगर क्लियर देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट लेना है आपको, ये पोटेंशियल डिफरेंट लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है, करंट लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है, रेजिस्टेंस लेना है। ये हमारा ओम का नियम था। तो देखो इसके लिए तो वही सेम आएगा, इसमें तो कोई डिफरेंट ही नहीं, क्योंकि आ रही है यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंट यहाँ पे माना इस पे कितना लगा है, वी आर, कितना लगा है, वी आर, और इसका क्या है, करंट फ्लो कितना हो रहा है इसमें, आर आई हो रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आर। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखो यहाँ पे इस पे कितना मानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंट वी एल मानेंगे, वी एल मानेंगे। तो इसी फॉर्मूले से अगर निकालें इसका वी एल कितना होगा, तो वी एल कितना होगा यहाँ पे आपको पता है इसका रेजिस्टेंस आपने निकाला है, क्या होता है, इसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं एक्सएल, एक्सएल बोलते हैं। तो इसी सेम फॉर्मूले से निकाल दो आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, आपको पता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट लेना आपको, तो कितना है इस पे पोटेंशियल डिफरेंट, वी एल। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हुआ, आर, कितना, आई, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आपको पता है, एक्सएल। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया, कोई दिक्कत। और आपको पता है एक्स एल की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, कितनी, ओमेगा एल। ये पॉइंट है जो यूज होने वाले, ठीक है। वो आप अगर कोई बच्चा है कि दिक्कत होती है तो आप इन पॉइंटों को जरूर याद कर लें। ये हो गया। इसी तरह से हमने क्या, संधारित्र को निकालेंगे, कैपेसिटर को निकालेंगे, तो उसमें भी क्या होगा, इस तरह से हम इन फॉर्मूलों का यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा उसे क्या बोल देंगे, बीसी बोल देंगे, बीसी बोल देंगे। आपको पता है अगर इसका डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम इस तरह से आएगा। देखो धारा से क्या है, धारा करंट आई इस डायरेक्शन में है, तो ये वी क्या होगा, वी आपको पता है क्या है, वी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंट है ये 90 आगे, इसका लगाएंगे तो बिल्कुल सेम, इस पे कितना है, बीसी मान लेंगे, तो बीसी क्या होगा, इसमें करंट होगा, और जो भी इसका क्या है, इसका भी इसी तरह से आएगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्सी। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो एक्सी आता है, प्रतिरोध आएगा, तो वो होगा हमारा एक्सी। तो ये हो गया। इसके लिए जैसे हमने ये निकाला इसके रेजिस्टेंस का मान, इसके रेजिस्टेंस का मान एक्सी निकालेंगे तो आता है 1/ओमेगा सी। तो सीधी सी बात है, इतने पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इस पे क्या, इस पे विभवांतर वी आर, इसका फॉर्मूला नॉर्मली आपको पता है एल के सिरों पर विभवांतर वी एल मानते हैं, इसका विभवांतर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और क्या है, एक्सएल की वैल्यू इस तरह से निकाली हमने, वो इस तरह होती है, इसी तरह से इसकी वैल्यू इस तरह होती है। ग्राफ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विभवांतर आगे था, जब आप सॉल्व करोगे धारा से, लेकिन यहाँ पे धारा आगे होती है 90 और विभवांतर पीछे होता है। तो आपको पता है पीछे का मतलब पीछे जाएगा, 90 पीछे। तो यहाँ पे मान लो इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से, यहाँ पे जीरो होता है ना, यहाँ पे जीरो एंगल होता है, तो आपको पता है अगर धारा जीरो पे है तो क्या होगा, ये 90 पीछे होगा तो यहाँ पे जाएगा।
और एल वाली कंडीशन में क्या था, धारा अगर 0 पे है तो 90 आगे जाएगा, तो VL इस तरह से, तो ये क्या है हमारा VC इस तरह से जाएगा। तो ये है इसके मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट आपको समझ में। अब इसके इंपॉर्टेंट जो 2-3 सर्किट आते हैं, देखो ये तो था आपको समझना है। फिर इसकी जब अब जो न्यूमेरिकल सॉरी जो इसकी डेरिवेशन आती है, अब हम वो करने वाले हैं। डेरिवेशन कौन सी, आपको पता है वर्ग मध्य मूलमान हमने कर लिया, IRMS हमने कर लिया। अब डेरिवेशन जो होते हैं LC, R परिपथ और EU परिपथ आते हैं। प्रेरण प्रतिघात, अब देखो यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात किसे बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात होता है हमारा प्रेरण प्रतिघात, परिपथ में जो अवरोध कार्य करता है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। आपको पता है ये होता है हमारा XL, आपने पढ़ा था ना XL। XL को क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात मींस इंडक्शन रेजिस्टेंस। मैं वही तो बोल रहा था कि यहाँ पे कुंडली में जो रेजिस्टेंस है, वहां पे नॉर्मल परिपथ में रेजिस्टेंस R था, लेकिन यहाँ पे जो परिपथ में रेजिस्टेंस है वो XL है। देखो साफ साफ लिखा है इंडक्शन रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, किसी प्रेरण के परिपथ में क्या है जो अवरोध का कार्य करता है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। सीधी सी बात है, ये कर सकते हो आप। उसके बाद आप धारिता प्रतिघात कहते हैं इसको, धारिता प्रतिघात होता है तो क्या होता है, ये होता है हमारा कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है। धारिता प्रतिघात का मीन्स होता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, XC से दिखाते हैं, SC से दिखाते हैं। आपको पता है जब संधारित्र वाले परिपथ में ये काम करेगा तो क्या होगा, किसी संधारित्र परिपथ में जो अवरोध का काम करता है उसे धारिता प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन जो आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अब एकदम फास्टली आप कर सकते हैं इसको, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब क्या है, अब क्या है, हमने क्या किया, LR लिए हैं जो श्रेणी क्रम में, इसका मीन्स हम करने वाले कौन सा परिपथ, LR परिपथ, LR सर्किट करने वाले। LR सर्किट का मीन्स क्या करेंगे, हम इसमें एक L लेंगे, L लेंगे और इसमें एक R लेंगे, ये L और ये R, दो लेंगे, सीधी सी बात है। और हम क्या करेंगे, इस पे वोल्टेज लगा देंगे, वोल्टेज लगा देंगे। ये मैंने पॉइंट इसलिए बताए थे वहां पे कि VL बोलते हैं, XC बोलते हैं, ये क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाले। तो आपको पता है जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंट लगाएंगे, इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंट आएगा और इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, और इसमें करंट फ्लो I होगा। तो आपको पता है इसके पोटेंशियल डिफरेंट को आप बोलते हैं VL, इसके पोटेंशियल डिफरेंट को बोलते हैं आप VR। क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं होगी तो आप फिर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे धारा I फ्लो हो रही है। अगर इसका आप रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो रेजिस्टेंस निकालने भी बताया था मैंने। इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसका रेजिस्टेंस जो आएगा, सीधी सी बात है क्या, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस। तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I R। मीन्स नॉर्मल कंडीशन देखा तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंट लेना है, मीन्स पोटेंशियल लेना है, और यहाँ पे आपको I लेनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना है। तो ये हमारे किस वाले का है, ये R वाले को तो हम इस तरह से ले लेंगे, ये इस तरह से, ये BR का, BR का हो गया, IR हो गया, ये हो गया। अब देखो इसके लिए लेंगे तो अभी मैंने सिखाया है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंट कितना है VL, तो VL ले लोगे। इसमें भी धारा I फ्लो हो रही है क्योंकि क्या है श्रेणी क्रम में सीरीज में लगे। लेकिन इसका प्रतिरोध क्या ये है, नहीं, इसका प्रतिरोध अभी हमने निकाला था रेजिस्टेंस, क्या था, XL है। अभी हमने देखा था 90 कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, उसका रोल यहाँ पे होता है। देखो क्या है, अगर हम देखें तो धारा अगर माने कि इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपको पता है VR तो धारा की डायरेक्शन में ही होता है, ये धारा की डायरेक्शन में होता है। और आपको पता है ये जो VL होता है वो 90 आगे होता है, आगे मीन्स आगे होता है। अगर ये 0 पे है तो ये कितने पे होगा, 90 आगे होगा, तो ये यहाँ पे होगा, ये क्या होगा यहाँ पे। अब आसान है, अब आसान है, बस कुछ नहीं करना होता, हमें इसका फाइनल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, फाइनल। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे सीधी सी बात है, जितना पोटेंशियल डिफरेंट आपने यहाँ पे लगाया होगा इतना ही उन दोनों का फाइनल निकल के आया होगा। दो तरीके से मैं समझा चुका हूँ, कैसे भी आप समझ सकते हैं, वो बताया था मैंने कैसे पोटेंशियल डिफरेंट आता है कैसे नहीं आता। तो जितना यहाँ पे लगाया होगा इतना ही फाइनल आया होगा। तो हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंट बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, दो पोटेंशियल डिफरेंट बन रहे हैं। VR इस साइड है और क्या है हमारे पास VL इस साइड है। अब तुम्हें पता है जब किसी में 90 का एंगल होता है तो हम इसका जो क्या निकालते हैं, फाइनल निकालते हैं, जो परिणाम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। आपको पता है एक तो आप इस तरह से सर्किट का यूज कर लो, आपको पता है ये क्या है, ये है हमारा
लंब, और ये है हमारा कर्ण, कर्ण सॉरी आधार। तो आप किसका यूज करके, आपने पढ़ा था हाई स्कूल में भी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चाहे उससे निकाल लो, उससे निकाल लो, उसी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे आप चाहे हम 90 एंगल लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल इजी रहता है, जिससे बच्चों वाला काम होता है, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये वाली चीज मैंने सब समझाई कि किसी का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया, सीधी बात है, ये आप सीखे होंगे, बहुत चैप्टर मैंने करा दिए, एक बुक कंप्लीट करा दी, तो आप इंट्रोडक्शन मीन्स यहाँ पे जो भी लिखा जाता है वो लिखना सीख गए होंगे। आपको पता है जो भी यहाँ पे दिखता है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, तो सीधी सी बात है, जो भी आपको साफ साफ यहाँ पे जो लगा है, लिखा है, आपने लगाया है डायग्राम में, वो यहाँ पे आपको लिख देना। आप देखो क्या है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कैसे, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पता है परिणामी विभव देखना है, तो यहाँ पे इन दोनों का परिणामी विभव क्या आएगा, सीधी सी बात है, आपने पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर, तो ये आया हमारा परिणामी विभव। परिणामी विभव तो क्या है, परिणामी विभव मीन्स कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इससे निकाल दो, सीधी सी बात है फाइनली। तो कर्ण क्या है अपना जो फाइनल है, और आधार कितना है अपना, आधार कितना है अपना वी आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपना वी एल का स्क्वायर, ये है ना। तो फाइनल अगर विभांतर देखें आप, तो आपको पता है जितना यहाँ पे इसने लगाया होगा इतना ही तो फाइनल आया होगा, तो इन दोनों का जो फाइनल आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो सीधी सी बात है, हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। अब आपको पता है इनकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली, आई आर और आई एक्सएल, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे रख सकते हैं आई, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो आई और आर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स एल का स्क्वायर, क्या वी स्क्वायर। अब क्या है, अगर आपको बी की वैल्यू डिफाइन करनी है यहाँ पे, तो देखो क्या है, एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे आई कॉमन ले सकते हैं, आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अगर आई को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा किसके इक्वल, ये होता है हमारा वी अपॉन आई रेजिस्टेंस के इक्वल। तो सीधी सी बात है, आप एक चीज समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे, कितने, दो रेजिस्टेंस लगे हैं। आपको पता है कि जब कुंडली में धारा जाती है तो कुंडली भी उसके धारा के मार्ग में अवरोध लगाती है, रेजिस्टेंस लगाती है, उसे रोकती है, और ये भी रेजिस्टेंस लगाती है, अवरोध लगाती है, रोकती है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है, तो इसे हम आर से शो थोड़ी करेंगे, हम इसे जेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, जेड से। तो क्या करेंगे हम अगर इसका स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे क्या होगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये शायद आपको समझ आ गया होगा। मैंने बोला यहाँ पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको वर्ड का मीन्स पता होनी है। इसका मीन्स v अपॉन आई का मीन्स है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो भी होगा, अगर आर होगा आर लगाओगे, एक्सएल होगा एक्सएल लगाओगे, और एक्सी होगा एक्सी लगाओगे, कुछ और होगा तो कुछ और लगाओगे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इनका दोनों का फाइनल मिला के जो रेजिस्टेंस आया वो रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे करेगा। तो सी बात है, इसे आर ना लिख के हम लिखेंगे जेड, तो ये हमारा रेजिस्टेंस। तो बड़ा सिंपल है, स्टार्टिंग में चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, फिर तो सब इससे ही निकल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे निकाल सकते हो इसका। और ये से क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, प्रतिबाधा बोलते हैं, क्योंकि प्रतिबाधा का मीन्स, प्रतिबाधा मीन्स होता है फाइनल जो प्रतिरोध लगा है, कुल जो प्रतिरोध लगा है इस सर्किट के अंदर, ये होगा परिपथ में प्रतिबाधा। जो मैंने बोला था अभी, क्या क्या है, देखो वो ये, इसको जो हम जेड बोल रहे थे, क्या है वो परिपथ में प्रतिबाधा, इसका मीन्स टोटल रेजिस्टेंस जो है फाइनली, अभी सिंपल में समझो, टोटल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे। परिणाम विभांतर V तथा I के बीच फाई एंगल है, तो जो फाइनल V और I के बीच एंगल वो कैसे निकालते हैं, देखो हमारा फाइनल आया, हमारा फाइनल आया, फाइनल V यहाँ पे आया, फाइनल V यहाँ पे आया, हमारा I यहाँ पे, और सीधी सी बात है हमारा, हमने माना कि जो फाइनल V है हमारा, उसके I के बीच फाई एंगल आ रहा है, फाई एंगल आ रहा है, जो फाई एंगल आ रहा है, तो आप यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे काम कर रहा है आपका आर, आर काम कर रहा है, और आपका ये कितना आया फाइनल निकल के, फाइनल निकल के आया आपका रूट के अंदर बी आर का स्क्वायर
प्लस के एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा फाइनल, तो इसका आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे निकालना किससे, अपने टेन थीटा से। टेन थीटा नहीं, यहाँ पे फाइव है तो फाइव की यूज करेंगे। टेन फाइव बराबर क्या होता है, ये तो बच्चों वाली बात है, सीधी सी बात है। क्या होता है आपको पता है, टेन फाइव बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, इसका यूज करके आप इसको भी निकाल सकते हैं। क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी से कराऊं इसे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और काफी टाइम हो गया। तो ये आप इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आपके पास ये भी है और ये भी है। इसी तरह से क्या होगा, सेम इसी तरह से क्या होगा, देखो सेम इसी तरह से क्या होगा, सी आर वाला होगा। इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें भी क्या करेंगे हम, सिंपल में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे है हमारा सी आर सर्किट। सी आर सर्किट का मीन्स यहाँ पे हमने क्या लगाया, जैसे वहां पे लगा रहे थे, एक सी लगाया और एक यहाँ पे हमने आर लगाया, दोनों को लगाया। तो सीधी सी बात है, हम इस तरह से इसमें बना सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये आर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा सी हो गया। क्या हो गया हमारा, ये हमारा सी हो गया। अब ये हमारा सी हो गया, तो आपको पता है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंट बोलेंगे हम बीसी बोलेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंट जो बोलेंगे वी आर बोलेंगे। और आपको पता है जो यहाँ पे लगा है वो इसका फाइनली आएगा, जितना जितना इनका फाइनली आएगा वो किसके बराबर आएगा, वी के बराबर आएगा। और आपको पता है सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, आप लिखना तो जानते हो, जो भी यहाँ पे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो उसको लिख सकते हो इंट्रो की तरह। फिर आपको पता है, ये मैंने बता दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, अगर डायग्राम से देखें तो फाइनल निकालने के लिए हमें ये डायग्राम की जरूरत होती है। आपको पता है आई की डायरेक्शन ये है, तो आपको पता है वी आर की डायरेक्शन तो सेम ही रहती है, बी आर की डायरेक्शन सेम रहती है। आपको मालूम है बीसी की डायरेक्शन आई से नीचे जाती है 90, तो क्या होगा, बीसी नीचे जाएगी। अब भी क्या है इसमें एंगल 90। तो आप देखेंगे आपको वी का फाइनल चाहिए, तो आपके पास दो भी है, कितने भी है यहाँ पे, दो भी, एक तो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और एक इस डायरेक्शन में लगा हुआ है बीसी। तो आप जैसे अभी निकाला था फाइनल, इनका फाइनल निकाल सकते हैं। सेम क्या, सेम पोजीशन कंडीशन वही रहेगी, तो इनका फाइनल माना हमने कितना है, वी है, तो बिल्कुल सेम अभी की तरह निकाल सकते हो। वी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आर का स्क्वायर प्लस के वी कितना, सी का स्क्वायर। क्या करोगे आप, इनकी वैल्यू भी आपको पता है, अब तो आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। क्या रख दोगे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है आई आर, आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा आई का स्क्वायर और यहाँ पे होगा एक्स सी का स्क्वायर, ये होगा। अब उसी की तरह क्या कर लोगे, सेम आप क्या कर लोगे, सेम ले सकते हो कॉमन, आई स्क्वायर तो क्या होगा वी स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस के एक्स सी का स्क्वायर। अब आपको पता है रूट, अगर स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, तो बी अपॉन आई यहाँ पे चला जाएगा रूट में। और आप जानते हो कि यहाँ पे जो है ये क्या है, ये टोटल प्रतिरोध। आप खुद देखो यहाँ पे ये तो इस सर्किट का प्रतिरोध और ये एक्स इस सर्किट का प्रतिरोध, तो ये क्या हुआ टोटल फाइनल इसका प्रतिरोध। तो आपको पता है अब भी बी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मैंने कितनी बार बताया, जो भी यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस लगा है किसी भी सर्किट में वो यहाँ पे होता है अपना। तो सीधी सी बात है, इसे भी क्या बोलोगे आप, जेड ही बोलोगे, जैसे अपने आपने अभी बोला था, तो आर स्क्वायर प्लस के एक्स का स्क्वायर। अगर ये आ गया तो फिर तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि एक से है ये सब। इसी तरह से आप इसका भी क्या निकाल सकते हो, इसका भी आप एंगल निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा फाई कितना आ गया, ये आ गया, और फाई आ गया, तो उसके बाद देखो ये हो गया, तो फाई हो गया। आपका वी कितना आ गया, वी फाइनली आपका वी कितना आ गया फाइनली, ये आ गया भैया, वी कितना आ गया, वी आपका फाइनली आ गया, ये देखो ये आपका वी फाइनली है। तो वी फाइनली आपका ये है ना, तो वी फाइनली आपका क्या है, रूट के अंदर वी कितना है, आर स्क्वायर प्लस के वी एक्स, वी क्या है, एल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, आपके पास ये है, आप इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप टेन फाइव लगा के इसको निकाल सकते हो, टेन फाइव लगा के आपके पास ये फाइनली है। क्या उसमें अभी जैसे पीछे हमने किया था सेम, कहाँ पे गया,
यहाँ पे देखो ये फाइनली था, ये था, फिर हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं। फिर ऐसे ही हम फाई निकाल देंगे। फिर देखो क्या है, फिर आता है हमारा क्या है, एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ आता है, तो एलसीआर परिपथ में क्या करना है, आपको तीनों जोड़ने, तीनों जोड़ने का मतलब तीनों लगाने, एल सी आर सर्किट। एल सी आर सर्किट का मीन्स आपको एल भी लगाना है और आपको सी भी लगाना है और आपको आर भी लगाना है, तीनों लगा के आपको इस पे यहाँ पे आपको करंट अप्लाई करना है, मैं सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज अप्लाई करना है इस पे। तो आपको पता है सेम इसका जो वोल्टेज होगा विभवांतर होगा कितना होगा, वी एल, इसका आप निकाल चुके हो वी सी, इसका भी आप देख चुके हो वी आर। हमें क्या चाहिए, फाइनल चाहिए। आपको पता है इसका फाइनल जो होगा इसके बराबर आएगा। तो अब आप इससे देख लो, क्योंकि आपको पता है इसी डायग्राम से निकलता है ये फाइनली। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई को हम हमेशा इस डायरेक्शन में मानते हैं ना, और वी आर उसकी डायरेक्शन में होता है, तो वी आर की डायरेक्शन क्या होगी, ये रही होगी। आपको पता है एल की डायरेक्शन, अगर आई की डायरेक्शन ये है तो 90 आगे रहेगी, तो क्या होगा, एल होगा। आपको पता है इसकी डायरेक्शन कितनी होती है, पीछे होती है। तो आपको पता है कि अब यहाँ पे हमारी दो कंडीशन बन रही है कि पहले हम इन दोनों का फाइनल निकाल लें, फाइनल जैसे ही आएगा वो फिर उन दोनों का फाइनल निकालेंगे। तो सीधी बात है, इसका फाइनल क्या आएगा, यहाँ पे वीसी है, यहाँ पे सपोज मोस्टली यही चलता है कि यहाँ पे वी एल क्या होता है, ग्रेटर देन वी सी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये मान लिया, आप इसको भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा नॉर्मली यही चलता है कि वी एल ग्रेटर देन वी सी। आपको पता है जब वी सी कम है, वी एल ज्यादा है, तो फाइनल किधर आएगा, जैसे मान लो कि मैं इधर 2 न्यूटन का बल लगाऊं, इधर 4 न्यूटन का लगाऊं, तो फाइनली ये 2 न्यूटन का इस साइड आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आएगा वो किस साइड आएगा, ऊपर की साइड। तो वी आर तो हमारा इस साइड आएगा, और फाइनल यहाँ पे कितना आएगा, फाइनल आपको पता है वी एल माइनस बी सी आएगा, और कहाँ पे आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। अब आप 90 का एंगल का यूज करके जैसे अभी निकाल लेते हैं ऐसे निकाल सकते हैं। तो फाइनल क्या आएगा, फाइनल आएगा भाई यहाँ पे क्या, v का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा v r का स्क्वायर प्लस के क्या है हमारा है वी एल माइनस के वी सी का स्क्वायर। अब आपको पता है इसकी वैल्यू आप रख सकते हो, फाइनली आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है वी आर बराबर क्या होता है, वी आर आपको पता है आई आर के बराबर होता है। यहाँ पे पता है वी एल कितना होता है, आपको पता है वी एल कितना होता है, आई एक्स एल के बराबर होता है। और आपको पता है यहाँ पे क्या पी सी कितना होता है, तो आपको पता है आई एक्स सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, सेम वही कंडीशन है, कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे बी आर क्या होगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसका। यहाँ पे देखो बी क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू रख दो आप, आई का स्क्वायर, आई क्योंकि फाइनल का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फाइनल का स्क्वायर है। यहाँ पे देखो तो क्या होगा, आई कितना होगा, आई एक्स कितना होगा, एल माइनस के आई कितना होगा, आई एक्स सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर आई बाहर लेके आओगे, कॉमन लेके आओगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो इसका आई स्क्वायर तो नीचे आके क्या बन जाएगा। अब ये तो समझ आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है ये। तो हम क्या करें, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन ले लें, नीचे आ जाएगा इस साइड, जैसे अभी लिया था। तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से कॉमन लेंगे आई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, आई बाहर निकालोगे आई स्क्वायर बाहर आएगा। यहाँ पे हो गया ये, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा आर स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे बचा हमारा क्या, हमारा चल रहा भाई यहाँ पे एक्स एल माइनस के एक्स सी का स्क्वायर। अब जब रूट यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे रूट होगा, तो v अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस के एक्स सी का स्क्वायर। तो इसकी यहाँ पे आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टोटल जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रही है। ठीक है, मीन्स प्रतिबाधा मीन्स इम्पिडेंस। यहाँ पे क्या होगा, इसके बराबर हम जेड रख देंगे, तो हमारा जेड आ जाएगा क्या, जेड आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस
XC का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे फाइनली जेड का मीन्स होता है फाइनली रेजिस्टेंस भी निकाल चुके हो, फाइनली वोल्टेज आपका आपके पास ये आ चुका है, तो फाइनली वोल्टेज भी आप निकाल चुके हो। जब आप ये निकाल चुके हो तो आप अब इसके बाद इसके और टर्म कंडीशन को निकाल सकते हो। जैसे आपको फाई निकालना है तो फाई भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या आ चुका है, फाइनल वी आ चुका है, फाइनल वी आ चुका है आपके पास। यहाँ पे क्या है, धारा इस डायरेक्शन में और आपको पता है वी आर भी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे कितना है, माना इन दोनों के बीच एंगल फाई है, तो आपको पता है वी आर फाइनल आपके पास आ चुका है। कितना होगा, सीधी बात है, आपको पता है क्या होगा, बी आर का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, प्लस होगा भाई हमारा कितना, एक्स एल माइनस के एक्स सी का स्क्वायर ये है, और आप इसका फाई का यूज करके टेन थीटा का यूज करके यहाँ पे आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट सर्किट, जितने भी सर्किट थे आरएमएस थे। अब उसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और लगभग हमारा क्या है, फिर उसके बाद हमारे चैप्टर में एक और बसता है अनुनाद। अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति अनुनादी परिपथ क्या होते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, आपको पता है एक चीज तो आपको पता है कि जब ये क्या करेगी, ये मूव करेगी इस तरह से, क्या चक्कर लगाएगी, इस तरह चक्कर लगाएगी ना। जब ये चक्कर लगाएगी तो सीधी सी बात है, एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगाएगी उसे आवृत्ति बोलोगे तो आवृत्ति तो होगी ना इसकी, तो आवृत्ति होगी। तो अब अनुनाद की आवृत्ति क्यों बोल रहे हैं भाई, धारा क्या कर रही है, धारा चक्कर लगा रही है, और जो चक्कर लगाता है उसकी आवृत्ति होती है, तो अब इस आवृत्ति इसकी होगी, ये तो आपको कन्फर्म है। अब इसकी आवृत्ति कैसे कैसे हम क्या डिफाइन करते हैं, अनुनाद की आवृत्ति क्यों बोल रहे हैं। अनुनाद की आवृत्ति का मीन्स ये होता है कि जब इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, जिस कंडीशन में इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो उसे बोलते हैं अनुनाद की आवृत्ति। ठीक है, जब अनुनाद की आवृत्ति का मीन्स, और कैसे ज्यादा होगी वो हम देखने वाले हैं। देखो क्या है, आपको सोचो, धारा जितनी ज्यादा चलेगी इतने चक्कर ज्यादा लगाएगी, और धारा ज्यादा कब चलेगी, जब उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्लियर सी बात है, जब सर्किट का किसी का भी रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें धारा ज्यादा फ्लो होगी, और ज्यादा चक्कर लगाएगी तो आवृत्ति भी ज्यादा होगी। धारा ज्यादा होगी तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, धारा कम होगी तो उसकी आवृत्ति कम होगी। इसका मीन्स रेजिस्टेंस अगर कम है तो धारा ज्यादा, तो आवृत्ति ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो धारा कम, आवृत्ति कम। और एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें ये होता है, हम देखने वाले हैं। चाहे वो कोई भी परिपथ है, बस एक परिपथ है, एक कंडीशन होनी चाहिए, चाहे वो LCR परिपथ है, LCR परिपथ है, चाहे हमारा वो LC परिपथ है, कोई भी है, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई होनी है उसमें। दो परिपथ ले सकते हैं, LCR भी ले सकते हैं और LC भी ले सकते हैं। तो क्या होगा उसमें, क्या होगा, धारिता प्रतिघात, और ये दोनों बराबर हो जाए। सोचो, धारिता प्रतिघात क्या होता है हमारा, प्रेरण प्रतिघात होता है XL, और धारिता प्रतिघात क्या होता है XC। आपको सोचो, अभी हमने निकाला था फाइनल प्रतिरोध, जिसे हम क्या बोले थे, प्रतिबाधा बोले थे। कितना आ रहा था वो आ रहा था हमारा R स्क्वायर प्लस X, कितना था, XL था, और माइनस XC का स्क्वायर। खुद सोचो, इस टाइम में प्रतिरोध इतना है, अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो फाइनली प्रतिरोध कितना बचेगा, ओनली R स्क्वायर, क्योंकि ये तो बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा R, तो Z कितना हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा ना। तो अगर हमारा XC XL बराबर होते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। और अगर R ही नहीं हुआ तो बिल्कुल ही प्रतिरोध नहीं होगा उसका। तो सीधी सी बात है, हमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे XL XC जब बराबर होते हैं तो उस परिपथ का प्रतिरोध कम होता है, उस टाइम धारा ज्यादा होती है, उस टाइम धारा ज्यादा होती है तो आवृत्ति ज्यादा होती है, अनुनाद की आवृत्ति बोलते हैं। तो यही बोला है क्या कि वह परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर होता है, उस परिपथ, उस स्थिति क्या है, उस स्थिति में आवृत्ति अनुनाद की आवृत्ति कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई समझने नहीं, बस ये वाली बात जो आपको दिख रही है यही वहां पे लिखा हुआ है। क्या क्या होता है, वह परिपथ होता है जिसमें क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, धारिता प्रतिघात के बराबर हो जाता है। उस इस टाइम पे जो इसकी आवृत्ति होगी उसे अनुनाद की आवृत्ति कहते हैं। और समझ में भी आ गया क्यों कहते हैं, XL XC के बराबर होगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो
सीधी सी बात, धारा ज्यादा होगी आवृत्ति भी ज्यादा होगी। इसके लिए कभी कभी आता है उसका व्यंजक निकालने के लिए, क्या आता है, व्यंजक निकालने के लिए मीन्स फॉर्मूला बनाने के लिए। तो आपको पता है अनुनाद की आवृत्ति में क्या होगा, अनुनाद की कंडीशन में क्या होगा, एक्स एल हमारा क्या होगा, एक्स सी के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बताया आपको एक्स एल किसके बराबर होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर, और एक्सी किसके होता है, वन अपॉन ओमेगा सी के बराबर, राइट। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको ओमेगा को इस साइड ले जाएं तो ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और एल जब इधर इस साइड आ जाएगा तो एल नीचे पहुंचेगा तो एलसी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, हमें पता है, मैंने बताया था क्या, वेलोसिटी चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वेलोसिटी आपको पता है ओमेगा होती है, निकाल के बताया था मैंने। डिस्टेंस कितनी है आपकी 2 पाई, और टाइम टी, टाइम ये होता है। अब आपको पता है 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, एन के। तो क्या आप इसको लिख सकते हो 2 पाई एन आवृत्ति, तो ओमेगा की जगह हम ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 2 पाई एन, 2 पाई एन हो गया ओमेगा की जगह, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एल सी। तो क्या होगा 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 1 अपॉन एल सी। अब क्या आपको आवृत्ति डिफाइन करनी है, तो सीधी सी बात है एन स्क्वायर को रहने दो, बाकी सबको इस साइड भेज दो, एल सी, और क्या है 4 पाई स्क्वायर। जब क्या हो करोगे आप इसका स्क्वायर हटाओगे इस साइड रूट जाएगा, तो एन क्या होगा, एन ये टोटल के टोटल किस में चले जाएंगे, आपको पता ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो उसे रूट में लिखने से फायदा क्या, नीचे है हमारा 4 पाई स्क्वायर एल सी। आपको पता 4 का तो रूट से 2 बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है, पाई स्क्वायर का पाई बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएंगे एल सी। तो हम इस तरह से इसकी आवृत्ति को निकाल सकते हैं। तो दोनों बात समझ आई। एक तो हम इसे अनुनाद की आवृत्ति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम आवृत्ति है, ज्यादा से ज्यादा आवृत्ति क्यों है, कैसे है वो मैंने बता दिया। जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है, क्या होता है। अब यहाँ पे जितने भी इंपोर्टेंट थे हमने चैप्टर के वो सब कर लिए हैं। अब इस चैप्टर को हम यहीं पे, अब देखो क्या है, अनुनादी परिपथ अगर बोले तो आपको पता है वहां पे आवृत्ति की बात चल रही थी, यहाँ पे परिपथ, तो कैसा परिपथ होगा जिसमें क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं वह परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर होता है, तो हम उसे परिपथ को अनुनादी परिपथ बोलते हैं। तो यहाँ तक शायद आपके समझ आ गया होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने एक एक करके उसको रिवाइज किया है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए, तो आप क्या करना, उसको रिवाइज करना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा हार्ड है, तो आप उसको बार बार रिवाइज करें और अच्छे मार्क लेके आए। तो आज के चैप्टर को हम यहीं पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं।